हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक, यानी कि जो हमारा बैंकर्स बैंक फंक्शन उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो यानी हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कमर्शियल बैंक हमारा सेंट्रल बैंक को जो मतलब जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो जो जो सर्विस हमको पब्लिक को प्रोवाइड करता है, वैसे सेम सर्विस सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा, टेक केयर ऑफ दोज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विच आर केप्ट विद द सेंट्रल बैंक अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। यानी कि जो अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर में जो कमर्शियल बैंक कैश रिजर्व को मेंटेन करी है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की होती है, क्योंकि सारे रेट वगैरह डिसाइड कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है, ये आपको पता होगा। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, गिव शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। यानी ये बोल रहा है कि जैसे कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को क्रेडिट प्रोवाइड करता है, वैसे सेम एज इट इज सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को भी लोन देता है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द थ्रू लोन परचेस ऑफ सिक्योरिटी। यानी ये बोल रहा है कि जैसे कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, वैसे सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस करता है। ठीक, गिव इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। जैसे कि बैंक हमको गाइड करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है, वैसे सेम एज इट इज हमारा सेंट्रल बैंक भी क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है और गाइडेंस देता है, ताकि जो हमारा रिस्क है हमारे कमर्शियल बैंक का वो क्या हो जाए? कम। ठीक, इट मेक्स द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री स्ट्रॉन्गर। यानी ये कहता है सेंट्रल बैंक सारी पॉलिसी इस तरीके से क्रिएट करता है ताकि फ्यूचर में जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो क्या हो? बहुत स्ट्रांग हो जाए कंट्री में हमारे। ठीक, इट फॉर्म द बेसिस फॉर अ लार्ज स्केल एंड इलास्टिक क्रेडिट सिस्टम। यानी यही बोल रहा है कि क्या करता है वो लार्ज और क्रेडिट सिस्टम को, मतलब क्या कर रहा है? क्रेडिट सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। ठीक, इट अलाउज द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। यानी सेंट्रल बैंक क्या करता है? परमिशन देता है कमर्शियल बैंक को, ताकि तुम क्रेडिट क्रिएशन कर सको। ठीक, क्रेडिट क्रिएशन होता है क्या? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है, कैसे करता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो यानी कमर्शियल बैंक हैव अ यूनिक फंक्शंस ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट फ्रॉम अ डिपॉजिट मनी। इट इज अ प्रोसेस वेयर द प्राइमरी डिपॉजिट आर कन्वर्टेड टू डेरिवेटिव डिपॉजिट। यानी ये बोल रहा है कि कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट लेती है उसको क्या करती है? ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है ताकि क्या हो? ज्यादा रिटर्न होता है। ठीक, ज्यादा रिटर्न आता है, जैसे लोन के फॉर्म में बांटती कि नहीं बांटती पैसा, तो यही बोल रहा है डिफरेंट डिफरेंट बोरोवर्स को क्या करती है? पैसा बांट देती है, बोरो के फॉर्म में क्या करती है? बांट देती है पैसा। ठीक, और ये बताइए, जैसे मैं गया बैंक में पैसा जमा किया, अब बैंक क्या करेगी? उस पैसे को लोन के फॉर्म में बांट देगी। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा है, कल को आप बैंक में जाएंगे तो पैसा जब विड्रॉ करते हैं, जब बैंक सारा पैसा आपका बांट चुकी है, तो आपको विड्रॉ करने में पैसा मिलता कैसे है? ठीक, ये ऐसा इसलिए मिलता है, जो आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक क्या करती है? उसका कुछ पोर्शंस की लिक्विडिटी मेंटेन करके रखी रहती है। कल को आप गए बैंक के पास पैसा विड्रॉ करने, तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ कैश प्रोवाइड कर सके आप ही का पैसा। ठीक, क्या करती है? आपके बड़े से डिपॉजिट में थोड़ा सा पोर्शन निकाली रहती है, क्योंकि उसको पता है कि सारे कस्टमर हमारे एक दिन पे तो आएंगे नहीं ना, कि सारा पैसा विड्रॉ करने हैं। ठीक, तो यानी हर कस्टमर क्या करता है? थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करता है अलग अलग टाइम पे, तो क्या करती है? इसलिए उसको लिक्विडिटी को क्या करती है? मेंटेन करने के लिए कैश रिजर्व को मेंटेन करती है। ठीक, ये बात ध्यान रखिए, यही पॉइंट इसमें क्या है? एक्सप्लेन है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। एजम्पशंस टू क्रेडिट क्रिएशन, यानी यही सब क्या कर रहा है? उसके एजम्पशंस वगैरह, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल वगैरह दिया, यही सब आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की हम लोग बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि करंट अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जिसमें हम लोग वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी कंट्री के एसेट और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता है। मगर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जो कि हमारी कंट्री के एसेट और लायबिलिटीज को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक, यही सारी चीजें लिखा है, जैसे लिखा है ना फाइनेंशियल बोरोइंग, लेंडिंग वगैरह लिखा है, तो आपको पता है कि बोरोइंग करते हैं तो उससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो यही सारी चीजें क्या लिखी है इसमें। ठीक, जैसे इसके एग्जांपल लिखे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराते हैं कि उससे लायबिलिटी एसेट कुछ क्रिएट होती है क्या? नहीं क्रिएट होती है। ठीक, मगर हम लोग क्या करते हैं? वही जगह अगर हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उससे हमारी एसेट क्या होती है? क्रिएट होती है। वही चीज इसमें लिखी हुई है।
ठीक, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर द ट्रांजैक्शन इज दैट आर डन इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस पेमेंट। यानी ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो इररिस्पेक्टिव होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, इररिस्पेक्टिव होता है। मगर हम लोग बात करते हैं एकोमोडेटिंग आइटम की, ठीक, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की, तो ये क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, ये कीवर्ड है, ये इन्फ्लुएंस करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, मगर ये क्या करता है, इररिस्पेक्टिव होता है। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के, ये क्या होता है, इसका कोई बिजनेस मोटिव नहीं होता, दे डू नॉट हैव बिजनेस मोटिव, मगर इसके पास क्या होता है, बिजनेस मोटिव होता है। ठीक, ऑटोनॉमस रिसिप्ट जो होती है, ऑटोनॉमस जो रिसिप्ट होती है वो क्या करती है, इंप्रूव करती है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन को, मगर हमारा जो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर होता है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वीक करता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, कमजोर करता है। मगर हम लोग बात करते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन की, ये क्या होता है, इसको हम लोग तब यूज करते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को हम लोग तब परफॉर्म करते हैं जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। ठीक, ये डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, अब डिसइक्विलिब्रियम लेवल को इक्विलिब्रियम लेवल बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का। ठीक, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हाँ, ये वीडियो को मैं कम समय में ज्यादा कंटेंट डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, इसको आप लोग स्लो करके भी देख सकते हैं, आपकी सेटिंग में रहता है। ठीक, और आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर आप पीडीएफ मांग सकते हैं। ठीक, उसमें मैं ग्रुप डाला, या फिर मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन द प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। यानी ये बोला है क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। कौन से मेथड्स करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड्स करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जितने भी हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, जितने भी हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उसको क्या करना है, हमको इंक्लूड करना है। ठीक, चाहे फाइनल गुड्स के ऊपर जितने भी खर्चे किए हैं उसको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक, मगर हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स की बात करते हैं, अगर हम लोग इंटरमीडिएटरी गुड्स की बात करते हैं इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये बीच का गुड्स होता है। बीच का गुड्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग बात करते हैं मिल्क की बात करते हैं, मिल्क हमारे लिए फिनिश गुड्स भी है और इंटरमीडिएटरी गुड्स है। कैसे, क्योंकि हम लोग मिल्क को अगर पनीर बनाते हैं तो पनीर हमारा फाइनल गुड्स बन जाता है, और जो हमारा मिल्क होता है वो क्या बन जाता है, इंटरमीडिएटरी गुड्स बन जाता है। तो ऐसे जितने भी इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं हमारे, उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे फाइनल गुड्स ऑलरेडी जब इंक्लूड है तो फाइनल गुड्स में हमारे इंटरमीडिएटरी गुड्स ऑलरेडी क्या होती है, उसकी कॉस्ट इंक्लूड होती है। जैसे मान लीजिए मैंने चेयर बनाया, ठीक, चेयर बनाया, अब क्या मैं उसमें लकड़ी की कॉस्ट डालूंगा क्या, क्यों नहीं, नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा, क्योंकि जो चेयर बनाया उसमें लकड़ी की कॉस्ट ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है कि नहीं है। इसलिए हम लोग इंटरमीडिएटरी गुड्स को क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, और उसके खर्चे को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द गुड्स रिलेटेड टू सेल्फ कंजप्शन, यानी जो हमारे खुद के लिए जितने भी गुड्स होते हैं, ठीक, उसको क्या करना है, प्रोडक्शन के लिए वो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एडेड करते हैं हम लोग किसमें, फाइनल गुड्स में करते हैं। सेकंड हैंड गुड्स को नहीं इंक्लूड करना है, सेकंड हैंड गुड्स को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, यानी माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो सेकंड हैंड गुड्स होता है वो कभी ना कभी नया था, जब वो नया बना था तो वो ऑलरेडी हमारी नेशनल इनकम में क्या है, इंक्लूड हो चुका है। ठीक, और दोबारा सेकंड हैंड गुड्स को नहीं इंक्लूड करता, क्यों, क्योंकि एक बार उसकी एंट्री हो चुकी है, दोबारा नहीं करनी है। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट, यानी कि जो हम लोग फाइनेंशियल एसेट पे जितने भी खर्चे कर रहे हैं, ठीक, उसको क्या करना, हमारा फाइनेंशियल एसेट पे जितने भी हमारे खर्चे हैं उसको एक्सक्लूड करना है। क्यों करना है, क्योंकि दे इंडिकेट ओनली चेंज इन ओनरशिप, यानी क्या करता है, ओनरशिप को ही चेंज करने बताता है। ठीक, जो फाइनेंशियल एसेट पे जितने भी खर्चे होते हैं उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो खर्चे होते हैं वो ये बताते हैं चेंज इन ओनरशिप। ठीक, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रांसफर पेमेंट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, यानी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, ठीक, उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। क्यों, क्योंकि दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू प्रोडक्शन, यानी गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोडक्ट ट्रांसफर पेमेंट होती है ना, गवर्नमेंट ऑन ट्रांसफर पेमेंट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि उसकी जो ट्रांसफर पेमेंट होती है वो इंक्लूड नहीं होती हमारे प्रोडक्शन में। ठीक, जो चीज प्रोडक्शन में नहीं इंक्लूड होती उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, और जो चीज प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। द इन्वेंटरी, यानी हम लोग कोई भी सामान को अगर लेते हैं तो उसको कौन सी प्राइस लेंगे, करेंट प्राइस लेंगे, यानी जो आज की प्राइस होगी उसी को इंक्लूड करेंगे। ठीक, ये सारे पॉइंट को एक बार ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे मांग सकते हैं। विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं और उसके क्या रीजन है। ठीक, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, यानी ये बोला क्या प्रॉफिट जो अर्न करते हैं हम लोग फॉरेन कंपनी से, क्या उसको इंक्लूड करना है, तो प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ठीक, यानी जो हम लोग बाहरी कंपनियों से, फॉरेन की कंपनियों से प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड करते हैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। क्यों करते हैं, क्योंकि इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ
ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी ये बोल रहा है कि जो हम लोग बाहर की कंपनी से प्रॉफिट कमाते हैं उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है या फिर सर्विसेज होती है ना, जो मैन्युफैक्चरर करता है, ठीक, वो कहाँ करता है, विथ इन डोमेस्टिक टेरिटरी करता है। यानी कि मैंने जो आज सामान बनाया, ठीक, उसको मैंने बेचा बाहर, तो वहां से प्रॉफिट कमाया, तो यानी उसको मैं इसलिए इंक्लूड करूंगा क्योंकि सामान तो हमारी कंट्री के अंदर ही बना है ना, ये चीज बोल रहा है। ठीक, सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। यानी ये बोल रहा है जो हमारे इंडियन वर्किंग है, ठीक, सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग जो है कहाँ काम कर रही है, रशियन एम्बेसी। ठीक, तो यही बोल रहा है कि रशियन एम्बेसी जो है, ठीक, सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों ये इंक्लूडेड इसलिए नहीं होगी क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोडक्ट एंड नॉट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जो हमारी फैक्टर इनकम कहाँ से होती है, अब्रॉड की होती है, उसको नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड तो करते हैं मगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, जो हमारी फैक्टर इनकम होती है कहाँ से, अब्रॉड से ना। जो हमारी बल्लभ ये बोल रहा है कि जो हमारी रशियन एम्बेसी हमारी भारत में है उसकी इंप्लॉयज को जो सैलरी मिल रही है क्या वो हमारे नेशनल इनकम इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में तो होगा मगर डोमेस्टिक में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बस दूसरा क्या है, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे, जापान में है। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी कहाँ पे, जापान में। तो उसकी जो प्रॉफिट है क्या वो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी में ऐड होगा कि नहीं होगा, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। यानी प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक, बिकॉज प्रॉफिट आर नॉट अर्न इन द डोमेस्टिक ट्रेजरी। यानी ये बोल रहा है कि इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा एसबीआई, हमारा एसबीआई का ब्रांच कहाँ है, जापान में है, तो जापान में जो कमा रहा है, फायदा कमा रहा है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, डोमेस्टिक में नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि वो बाहर कमा रहा है, अगर वो डोमेस्टिक में कमाता तो उसको इंक्लूड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग वही सारी चीजें क्या करते हैं, हम लोग इंक्लूड करते हैं जो हमारे डोमेस्टिक में ही क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हमारा प्रॉफिट है क्या डोमेस्टिक हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वो बाहर हो रहा है ना, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है, गिवन अ कंजप्शन कर्व ना, द स्टेप टू बी टेकन इन डेरिवेटिंग सेविंग कर्व फ्रॉम यूज इट डायग्राम। यानी ये बोला है कि कंजप्शन कर्व की बात कर रहा है, स्टेप टू रिक्वायर्ड टू टेकन डिराइविंग सेविंग कर्व। ठीक, इसकी बात करते हैं। कंजप्शन कर्व कहता है, ये रिप्रेजेंट करता है, कंजप्शन कर्व जो होता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हाउ द कंजप्शन बिहेव गिव अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। यानी कि एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे कैसे कंजप्शन कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। वाइल द सेविंग कर्व रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ सेविंग। यानी ये बोल रहा है जो कंजप्शन कर्व होता है वो हमारे खर्चे को बताता है, यानी जो हम लोग कमा रहे हैं उसमें कितना खर्चा किया गया हमारी कंट्री में, वो क्या बताता है, कंजप्शन बताता है। मगर हम लोग जो हमारा सेविंग कर्व होता है वो क्या बताता है, जो हमारे कमा रहे हैं उसमें से कितना पैसा हम लोग बचत के तौर पर रखे हैं। ठीक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज द कंजप्शन कर्व कंसिडरिंग टू सेक्टर इकोनॉमी, सेविंग इज द पार्ट ऑफ द इनकम दैट इज नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन। यानी ये बोला जो पैसा कमाते हैं और उसको खर्चा नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। समझ आ रही बात ना, तो यही चीज बोली है। इसके ग्राफ को देखें यहाँ पे। ठीक, जैसे कंजप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको पता है कि कंजप्शन क्या होता है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ना कंजप्शन, यानी और हमारी इनकम की बात हो रही है। देखिए सारा ग्राफ यहाँ का बना हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम लोग कंजप्शन की बात करते हैं। कंजप्शन में क्या दिया हुआ है कि देख रहे हैं कि कंजप्शन का इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। यानी वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है इसका फॉर्मूला। 2 मिनट, इसका फॉर्मूला क्या था, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। यानी ये बोल रहा है कि जो हमारा वाई होता है, वाई क्या होता है, हमारा इनकम होता है। ठीक, तो इनकम की बात करते हैं, जो हमने कमाया, ठीक, उसको या तो हम लोग खर्च कर देंगे, कंजप्शन कर देंगे, या तो बचा लेंगे। ठीक, यही चीज बता रहा है। ठीक, और कंजप्शन की बात करते हैं। कंजप्शन क्या होता है, देखिए हमारा यहाँ पे जीरो से नहीं स्टार्ट है ना, कंजप्शन हमारा देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 20 से स्टार्ट है। क्यों ऐसे स्टार्ट है, क्योंकि हम सबको पता है कि कल को मेरी इनकम जीरो हो जाती है तो भी तो हम भूखे तो मरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो खाते रहेंगे ना। कैसे खाते हैं, क्योंकि जो हमारी पास्ट सेविंग होती है उसको यूज करके हम लोग खाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जॉब कर रहा था, मेरी जॉब छूट गई, ठीक है, मैं भूखा मरूंगा क्या, मैं तो कुछ सेविंग किया हूँ ना, उसका खाऊंगा कुछ समय तक। तो यही चीज बोल रहा है, जो कंजप्शन होता है हमारा वो कभी जीरो पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। ऑटोनॉमस कंजप्शन आप सभी को पता है, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो चीज हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। ठीक, अब लोग बात करते हैं सेविंग की। सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग की आपको पता है कि सेविंग का ग्राफ आप देख रहे होंगे, जैसा हो गया, मैं नॉर्मली बात करता हूँ, कंजप्शन का ग्राफ ऐसे होता है ना, और जीरो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो और ये यहाँ पे 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है। तो देखिए कंजप्शन यहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि कंजप्शन हमारी कभी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि ड्यू टू कॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। मगर जो हमारा सेविंग वाला ग्राफ देख रहे होंगे, उसको आप देख रहे होंगे, सेविंग ग्राफ हमारा नीचे से जा रहा है, यानी ये जीरो से नीचे क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस में जाता है। तो आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ और मेरे खर्चे कितने, 15 है। ठीक, तो यानी तो भी ये 5 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से यूज करूंगा, जो मेरे सेव किया होगा उसको मैं यूज करूँ कि नहीं करूंगा,
समझ आ रही बात ना? तो यही चीज बोल रहा है, जब कल को आपका इनकम आपके खर्चे से कम हो जाती है, यानी आपकी जो इनकम है, जो कमा रहे हैं वो थोड़ा कमा रहे हैं मगर खर्चा ज्यादा है, उस केस में हमारा सेविंग क्या होता है, निगेटिव चला जाता है। तो यही बोला कि सेविंग का ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव भी जाता है। ठीक, इस ग्राफ में यही बताया है। और जो ग्राफ में लिखा है उसी का एक्सप्लेनेशन है, बस को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या था और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, जो कि लोग, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, जो प्लान कर रहे हैं खर्च करने के लिए ना, किसमें, गुड्स और सर्विसेज में। यानी कि एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड हमारा वो डिमांड होता है कि हमारी कंट्री में जो प्लान कर रहे हैं लोग खर्च करने के लिए, किसमें, गुड्स और सर्विसेज में। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ठीक, दिखा नहीं है, एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी करस्पॉन्ड टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हमारी जनता कितना प्लान करी खर्च करने के लिए, किस पे, गुड्स और सर्विसेज पे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब ये एग्रीगेट डिमांड तो समझ आ गया, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड प्राइवेट कंजप्शन होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट होता है, यानी ये बोल रहा है घरेलू खर्चे, प्राइवेट कंपनियों के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे और नेट एक्सपोर्ट के खर्चे, नेट एक्सपोर्ट। ठीक, ये सारी चीजें क्या होती है हमारी, इसमें इंक्लूड होती है। ठीक, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होता है, हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजप्शन होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और नेट एक्सपोर्ट और डिमांड होता है। प्राइवेट में क्या होता है हमारा, हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजप्शन क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस डेट हाउस होल्ड विलिंग टू बाय। यानी कि बोला है कि एक घर से, जितने भी हमारी कंट्री में घर है ना, वो कितनी डिमांड कर रही है, कितना खरीदना चाह रही है सामान, वो किस में आता है, हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजप्शन में आता है। मगर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डिमांड में क्या होता है, डिट रेफर्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय न्यू कैपिटल एसेट बाय प्राइवेट इंटरप्रेन्योर। यानी जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर या प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्लान करी खर्चा करने की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, गवर्नमेंट कहते हैं जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है खर्च करने के लिए, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। और नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो एक्सपोर्ट, एक्स माने एक्सपोर्ट होता है और एम माने क्या होता है, इंपोर्ट होता है। यानी कि एक्स माइनस एम, यानी कि हमारी कंट्री में जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। तो ये चीज बोल रहा है। ठीक, तो यानी चार चीजें इसमें इंक्लूड होती है, ध्यान रखिएगा, एक हाउस होल्ड, दूसरा क्या है प्राइवेट, तीसरा क्या है गवर्नमेंट, और नेट एक्सपोर्ट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस डिमांड। यानी ये बोल रहा है कि कैसे हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी एक्सेस डिमांड को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, when the plan aggregate expenditure when the plan aggregate expenditure ठीक, planned aggregate expenditure is greater than the available output at full employment level, this situation is termed as excess demand। यानी ये बोल रहा है, 2 सेकंड। ठीक, यानी ये बोल रहा है जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ज्यादा है हमारे आउटपुट पे, यानी कि हमारी कंट्री में जितने गुड्स बने नहीं है उससे ज्यादा लोग खरीदने के लिए रेडी हो गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी डिमांड ज्यादा होती है। यानी ये बोला है, मान लो मेरी कंट्री में 500 यूनिट्स के गुड्स बने हैं। ठीक, 500 यूनिट्स के गुड्स बने हैं, मगर लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए 1000, लोग 1000 मांग रहे खरीदने के लिए। उस केस में क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक्सेस डिमांड क्या होती है, हमारी एक्सेस हो जाती है। ठीक, पीडीएफ थोड़ी यहाँ ब्लर है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, एक्सेस हो जाती है डिमांड यहाँ पे। इट लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। जब हमारी डिमांड एक्सेस हो जाती है उस केस में हमारी इन्फ्लेशनरी गैप क्या होती है, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इट अराइज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट, सो देयर इज नीड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई in order to curb the reduction in the purchasing potential in the economy, monetary and fiscal can be used to curb the excess demand। यानी ये बोला, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि देखिए मनी सप्लाई जो होता है आपकी डिमांड को कैसे रिड्यूस कर सकता है। ठीक, अगर हम लोग मनी सप्लाई को कम करते हैं तो डिमांड कैसे रिड्यूस हो जाती है, तो ऐसे होती है। अगर मान लीजिए मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, मनी सप्लाई कंट्री में बहुत ज्यादा हो गई, तो सबके जेब में पैसा आ गया। जब सबके जेब में पैसा हो गया तो हर एक पर्सन क्या करेगा, अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। जब हर एक पर्सन अपनी डिमांड को बढ़ा देगा तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हमारी कंट्री में है, इकोनॉमी में है, वो कम पड़ जाएंगे। जब कम पड़ जाएंगे तो उस केस में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो जाती है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है, उस केस में क्या होता है, आप सभी को पता है कि वहां पे इन्फ्लेशन आ जाता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है।
समझ आ रही बात ना। इसलिए हम लोग जब मनी सप्लाई को कम करते हैं तो हमारी जो एक्सेस डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आ रही बात ना। यही सारी चीज लगी लिखी है जो मैंने आपको बताया था, ठीक। देखिए यहाँ पे एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एमपीसी निकालना है। क्या निकालना है हमको, यहाँ पे एमपीसी निकालना है, ठीक। तो यानी आपको देख रहे होंगे यहाँ पे नेशनल इनकम आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी इनकम कितनी दी है, 100 दी हुई है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमको वाई कितना दिया, 100 दिया हुआ है। ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना दिया हुआ है, यानी हमारा सी बार कितना दिया हुआ है, हमारा 200 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, एमपीसी निकालना है, ठीक। तो यानी आप देख रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कि y इक्वल टू सी वाई प्लस वन, यानी आप ये बोले जो छोटा सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपीसी को, ठीक। यानी इसका फॉर्मूला बात करते हैं y इक्वल टू सी प्लस वन, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एमपीसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो यानी ये बोला जो हमारा y कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, हमारा y क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 1000 दिया हुआ है। और कंजप्शन कितना दिया, कंजप्शन हमको 200 दिया हुआ है। और हमको एमपीसी तो दिया हुआ नहीं है, ठीक। मतलब यानी जो हमारा मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम वही तो निकालना है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक। और हमको ये दे दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग वाई, हमको इनकम कितनी दी हुआ है, 1000 दिया हुआ है। यानी ये छोटा वाला सी जो है ये किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट एमपीसी को कर रहा है। जो वाई हमारी इनकम कर रहा है, यानी वाई हमारी कितनी है, 1000 है, ठीक, 1000 है। तो यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब हम लोग तो सॉल्व करते हैं इसको। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप इसको देख रहे होंगे यहाँ पे कि 1000 यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे 200, अब यहाँ पे प्लस क्या है, यहाँ पे 1, यानी कि ये बोला आई, ठीक। ये आई हमारा, हम लोग आई को तो पुट करना भूल गए। आई हमको कितना दिया, 100 दिया हुआ, ठीक। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे आप कि यह आई हमको क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो यानी जब हम लोग 200 प्लस 100 कर देंगे, ठीक। और प्लस सी इंटू 100 इधर कर दो, ठीक। तो यानी कितना हो गया, 1000, ये 300 हो जाएगा, ठीक। 300 उसके बाद प्लस सी इंटू 1000, ठीक। हमको निकालना क्या है, हमको सी निकालना है। यानी सी क्या है, हमारा एमपीसी ही है, ठीक। ये सी हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे एमपीसी सी है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब ये क्या है, ये देखिए इन दोनों के इधर कर देते हैं, यानी 1000 को 300, ये 300 है, ठीक। सॉरी 300 ये, ठीक। 300 से माइनस कर देंगे और इक्वल टू सी 1000, ठीक। अब यहाँ पे इसको माइनस करके कितना आएगा, 700 आएगा। और यहाँ पे सी को क्या कर देंगे, सी और इंटू 1000 है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी को अकेला छोड़ देंगे, सी को अकेला छोड़ देंगे तो यहाँ पे 700, नीचे हमारा 1000 आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 0.7 आ जाएगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सारे इसके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हैं, ठीक। ये सब ये समझ लिएगा, ये फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, जो ये छोटा सी है ये एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ एमपीसी निकालना है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सिर्फ एमपीसी निकालना है। सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए, पर ये छोटे वाली सी को क्या करना है, यहाँ पे हमको इसी की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सेल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स आर राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। यानी ये बोल रहा है जो पेट्रोल और डीजल ना, सेल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार से जो है वो क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक। बिग सिटी में यानी बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, पेट्रोल और डीजल वाली कार क्या हो रही, बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो इसको इम्पैक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे क्या होगा, वेलफेयर पे क्या होगा, इसको एनालाइज करना है हमको, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक। द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज सेल्स, ठीक। द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज सेल्स एंड पेट्रोल डीजल कार्स ऑन जीडीपी विल इंक्रीज। यानी ये बोल रहा है कि जितनी कार बढ़ेगी, मतलब कार हमारी जितनी ज्यादा बिकेगी उतना हमारी जीडीपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, जितनी कार बिकेगी उतनी ज्यादा चीजें हम लोग बनाएंगे ना, उतनी ज्यादा कार बनाएंगे, तो जितनी कार की प्रोडक्शन होगी तो जीडीपी हमारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगी, जीडीपी बढ़ेगी, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल कार इन बिग सिटी। यानी किसी चीज की जब हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तो वो चीज ज्यादा बनेगी। जब वो चीज ज्यादा बनेगी तो जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक। तो यही बोल रहा है, टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड द कंपनीज हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्शन लेवल। यानी ये बोल रहा है कि जो डिमांड ज्यादा आती है तो हर कंपनी क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोडक्शन करना चाहती है,
समझ आ रही बात ना, तो उससे ऑलरेडी हमारी क्या होगी, जीडीपी बढ़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट होगा। ठीक, द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग पेट्रोल एंड डीजल कार इन बिग सिटी। ठीक, इसका आंसर आधा गायब है। ठीक, इससे क्या होगा कि वेलफेयर पे से क्या होगा, ये बताए जितनी जीडीपी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा इनकम होगी हमारी, ठीक, जितनी ज्यादा इनकम होगी, जितना ज्यादा ग्रोथ होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, अच्छा वेलफेयर होगा कि नहीं होगा। ठीक, इसमें ये पॉइंट बोला गया। अब हम लोग बात करते हैं गिवन सेविंग कर्व, डिराइव कंजप्शन कर्व, स्टेट द स्टेप्स इन डूइंग सो। यानी ये बोल रहा है यहाँ पे सेविंग कर की बात कर रहा है, किसमें से, डिराइव कंजप्शन कर्व एंड स्टेट स्टेप्स इन डूइंग सो। ठीक, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ये ग्राफिकल वाला चीजें हैं। ठीक, सेविंग करके बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि वही यही वाला चीज है, सारी कॉन्सेप्ट हमारा y इक्वल टू सी प्लस एस। जितना हम लोग ग्राफ वाली बात करते हैं ना, आपको पता है कि कंजप्शन कर्व होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, मगर जो सेविंग कर्व होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए मैं इसमें से बता देता हूँ आपको। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो सेविंग कर्व है हमारा, देखिए यहाँ पे मिड से जा रहा है, ये देखिए नीचे से नहीं आ रही है, जीरो से बस। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू कॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। यानी क्या हो रहा है, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है। मगर जो हमारा सेविंग कर्व होता है, ठीक, ये नीचे जाता है, ये यानी ये होता है, जीरो होता है। तो जैसे जैसे मैं ये बात करता हूँ, ये ग्राफ है, ये क्या है हमारा, कंजम्पशन का ग्राफ है। मगर जो ये ग्राफ हमारा है, इसको आपको पता है ये जीरो होता है। ठीक, इसके नीचे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, निगेटिव चला जाता है। तो यानी हमारा सेविंग होती है निगेटिव से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारी कभी कभी क्या होती है, इनकम हमारी लेस देन हो जाती है हमारी सी से। ठीक, इस केस में हमारा क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव चला जाता है सेविंग। यही सारी चीज क्या किया है, यहाँ पे बात की गई है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिएगा। आफ्टर गिविंग सेविंग कर, रिपीट हो गया ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यानी ये बोल रहा है कि ये आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, यानी डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, एक मिनट, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं व्हेन द लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड द बर्डन ऑफ द फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। यानी ये बोल रहा है जिस पर्सन पे बर्डन आता है टैक्स का, वही पर्सन पे भी कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, बर्डन किसी और पे या पे कोई और कर सकता है। मान लीजिए हम और आप रेस्टोरेंट गए थे, मैंने रेस्टोरेंट क्या किया, अपना अमाउंट पे कर दिया, मगर जो जिसका जीएसटी वाला अमाउंट का पोर्शन था वो आपने पे कर दिया। समझ आई बात ना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं है। तो यही बोल रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि कोई भी पे कर सकता है, बर्डन किसी और का, पे कोई और कर सकता है। मगर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पे बर्डन है वही पे करे। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम पे टैक्स मैं दूंगा कि आप देंगे, आप देंगे अपनी इनकम पे, मैं अपनी इनकम दूंगा। तो यानी ये क्या बोल रहा है, मेरी इनकम पे जो टैक्स है मेरे पर बर्डन है ना, अब पे भी मैं ही कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट टैक्स में होता है। ठीक, द बर्डन ऑफ दिस टैक्स आर बोर्न बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज। यानी क्या होता है, ये पर्सन, जो पर्सन पे वही सारी चीजें रिपीट कर रही है, ठीक, बार बार। द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड। यानी ये बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इस वाले में कि जो बर्डन होता है आप किसी को दे नहीं सकते। यानी मेरी इनकम का टैक्स मैं किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकता बर्डन। मगर हम लोग जीएसटी का या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पे। ये क्या होता है हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का। प्रोग्रेसिव नेचर वाला ये होता है कि मान लीजिए मेरी जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा मेरा टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। मगर रिग्रेसिव नेचर की बात क्या होता है, रिग्रेसिव नेचर का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए, मगर ये क्या होता है, ये सारे पर्सन क्या होंगे, ये रेट सेम देंगे। यानी मान लीजिए एक तरफ मुकेश अंबानी गया चॉकलेट लेने, एक तरफ चॉकलेट लेने मैं गया, तो ₹5 चॉकलेट पे जितना जीएसटी मैं पे करूंगा उतना ही मुकेश अंबानी भी पे करेगा, हम दोनों बराबर पे करेंगे ना। यही बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो सारी चीजों के लिए क्या होता है, सेम होता है। मगर जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है यानी इनकम टैक्स होता है, वो क्या होती है, अलग अलग इनकम पे डिपेंड होती है। जिसकी ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। ठीक, देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसमें क्या दिया, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, जीएसटी अब तो जीएसटी भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक, गिविंग सेविंग का डिराइव कंजप्शन कर, स्टेट स्टेप्स इन डूइंग सो। तो यही बार रिपीट किया गया, देखिए यहाँ पे बार लिखा नहीं है, देयर इज अ निगेटिव सेविंग एट जीरो इनकम लेवल, ये सारी चीज लिखा हुआ है। ठीक, ये ध्यान, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। सेल्स ऑफ पेट्रोल क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शंस ऑफ मनी, हाउ हैज इट इज सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय बार्टर। यानी ये बोल रहा है कि बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या प्रॉब्लम थी ना, बार्टर में, जिसको ये क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या किया गया, लाया गया। यानी ये बोला है एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, यानी मनी का फंक्शन, मनी के फंक्शन से बने पड़े होंगे ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। ठीक, तो ये कैसे सॉल्व किया बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को। यानी बार्टर सिस्टम कुछ दिक्कतें आई थी, तभी तो हम लोग मनी किया इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी इकोनॉमी में। ठीक, यही चीज बोल रहा है। ठीक, तो यानी मनी में क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो यानी बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो आप सभी को पता है बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, जब कमोडिटी टू कमोडिटी क्या करते हैं हम लोग, एक्सचेंज करते हैं।
ठीक, उसको क्या बोलते हैं, बाटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इसमें कुछ फ्यू ड्रॉबैक्स हैं, यानी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स ना। यानी आप ये बताइए, मान लीजिए मनी था ही नहीं, हम लोग बाटर सिस्टम पे अभी भी चल रहे हैं, मान लीजिए एक बार आप लोग मान के चलिए। ठीक, तो यानी ये बताइए कि कल को मुझे मुझे क्या चावल की जरूरत थी, मेरे पास दाल बहुत ज्यादा थी, मुझे चावल की जरूरत थी, तो मुझे अब चावल के लिए क्या करना पड़ेगा, दाल को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा पूरी मार्केट में कि किस पर्सन को दाल की जरूरत है और उसके बदले मुझे चावल दे सके। बताइए बताइए, मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स बोलते हैं। यानी ये बोल रहा है कि कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स इंप्लाइज दैट टू इंडिविजुअल आर इन एक्वाजिशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर रेडी टू रिटर्न फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सेपरेटेड द एक्ट एंड सेलर परचेज। यानी ये बोल रहा है कि क्या मुझे कैसे पता कि किस पर्सन को क्या जरूरत है और क्या चीज वो एक्सचेंज करना चाहता है। समझ आ रही बात ना। तो यानी कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स थी यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम राइज होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया, मनी लाया गया। और आज के टाइम पे क्या है, हमको कोई भी चीज खरीदनी है, हमारे पास जेब में पैसा है, हम कोई भी चीज ले सकते हैं। मगर जब हमारा बार्टर सिस्टम था, हमारे पास सामान भले अवेलेबल था, मगर हमको जब कोई सामान को एक्सचेंज करना रहता था तो हमको नीडी पर्सन को ढूंढना पड़ता था ना। कितनी सारी प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी ये बोल रहा है कि आज के टाइम पे हमको पता है कि किस गुड्स की कितनी वैल्यू है। क्या हम लोग क्या पेन को मर्सिडीज से एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमको पता है कि क्या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है। किसकी वजह से पता है, मनी की वजह से पता है। मगर बार्टर सिस्टम में ये सारी चीजें नहीं पता थी हमको कि किस गुड्स को किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो कोई वैल्यू थी नहीं। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, दिस पेमेंट वर वेरी डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम, इवैल्यूएशन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। यानी बोले ईएमआई वाले सिस्टम क्या बार्टर सिस्टम में थे क्या, ईएमआई सिस्टम क्या हमारे ईएमआई सर्विसेज थी, अवेलेबल थी क्या, या मुझे कल को फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है। ठीक, आज मुझे पता मैंने आपसे 5,000 रुपया लिया, तो मुझे फ्यूचर में 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। मगर मैंने आपसे 1 किलो सेब लिया, बाटर सिस्टम में 1 किलो सेब लिया था। हाँ, अब मैं फ्यूचर में आपको 1 किलो सेब आपको लौटाऊंगा। क्या जरूरी है क्या, जो वैल्यू का सेब मैंने आपसे लिया था, क्या वही वैल्यू का सेब लौटा रहा हूँ क्या मैं? ये सब दिक्कतें थी ना, इसलिए तो मनी को लाया गया था। Explain the standard of demand payment function of money, how it has solved related problem created by barter। ठीक, यानी यही चीज है, स्टैंडर्ड ऑफ मनी पेमेंट क्या होती है, बाकी प्रॉब्लम सेम है। समझ आ रही बात ना। ये सारे जो फीचर हैं ये सारी सेम है, कॉमन रहेगी। ठीक, बस आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ डिमांड पेमेंट का मतलब क्या था। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, डिमांड पेमेंट इज डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इट इज सिचुएटेड एन एक्ट ऑफ मीडियम थ्रू द विच द फ्यूचर पेमेंट हैज टू बी डन। देयर आर मैनी ट्रांजेक्शन डेट टेक प्लेस विच आर नॉट कंप्लीटेड इंस्टेंटली, देयर आर मनी फैसिलिटी। यानी फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ आ रही बात ना, फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर आपको समझाया था वही चीज यहाँ पे है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। भाई ये पूछ ले, कोई भी फंक्शन ऑफ मनी आप पढ़ेंगे तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट दे देगा, आप पूछेगा कि कैसे ये सॉल्व किया बाटर सिस्टम के प्रॉब्लम को। ठीक, तो बाटर सिस्टम का जो 3-4 प्रॉब्लम थे उस चीज को आप याद कर लीजिए, वही आपको लिखना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिएगा क्या फीचर थे, ये सारी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन हाउ रेपो रेट कैन बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन। यानी ये बोला रेपो रेट कैसे आपकी हेल्पफुल करता है कि क्रेडिट क्रिएशन को करने में। समझ आई बात। आपको पता है कि जब क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक बहुत सारा लोन बांटने लगती है, तो रेपो रेट कमर्शियल बैंक क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, कमर्शियल बैंक जब रेपो रेट बढ़ा देता है तो लोन भी हमारा महंगा हो जाता है। जब लोन हमारा महंगा हो जाता है तो लोग, जब आपको पता है जब किसी चीज महंगी हो जाती है उसकी डिमांड कम होती है, तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी। जब लोन की डिमांड कम हो जाएगी तो मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी। समझ आई बात ना। तो यही सारी चीजें इसमें है। आइए इसमें देखते हैं। द रेपो रेट इज द हाउस द सेंट्रल बैंक द आरबीआई लोन्स मनी टू कमर्शियल बैंक। हाँ ठीक, जो रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, पैसा प्रोवाइड करती है, उस रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। अब ये बताइए, जो कमर्शियल बैंक की जो बैंक से जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है, वही अगर महंगे में ले रहा है, ठीक, तो वो पब्लिक को क्या और महंगा देगा कि नहीं देगा? जब पब्लिक को महंगा देगा, जब महंगी चीज पब्लिक क्या करेगी, डिमांड की कम कर देगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सप्लाई कम हो जाएगी ना। ठीक, व्हेन द रेपो रेट डिक्लाइन, देखिए ये लिखा नहीं है, कहाँ गया, इफ द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बैंक कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई इफ दे आर शॉर्ट ऑन कैश। यानी जब बैंक के पास शॉर्टेज पड़ जाती है कैश की, तो वो क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है। व्हेन द रेपो रेट डिक्लाइन, जब रेपो रेट आपका कम हो जाता है, तो इट इजियर फॉर द बैंक टू ऑब्टेन फंड एट लोअर कॉस्ट। यानी ये बोलता है जब बैंक का रेट कम हो जाता है, जब उनका लोन का रेट कम हो जाता है कमर्शियल बैंक का, वो और ज्यादा लोन लेने लगती है। जब और ज्यादा लोन लेने लगती है तो और ज्यादा बांटने लगती है। ठीक, जिससे मनी की सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक, व्हेन द आरबीआई इंक्रीज, अगर आरबीआई क्या करती है, यहाँ पे इंक्रीज कर देती है, आरबीआई इंक्रीजेस द रेपो रेट, द बैंक आर फोर्स टू पे ग्रेटर इंटरेस्ट टू द आरबीआई, prompting them to boost interest rate on the loans they provide to their customers। समझ आई बात ना। यानी ये बोल यही चीज बोल रहा है कि अगर लोन आपका रेपो रेट महंगा होगा तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेगी, कम लोन लेगी तो कम बांटेगी।
समझ आ रही बात ना? तो यही सारी चीजें हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला भी पढ़ चुके हैं। ठीक।